हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 9 वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो दोस्तों, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से मिलना, है ना, या जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से मिलना या जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच करेंगे। तो हम शुरुआत क्या करेंगे दोस्तों? वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। वैश्वीकरण के राजनीतिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे दोस्तों। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। और हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, क्या लिखा है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच करेंगे। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है भारत, है ना। वैश्वीकरण की अवधारणा। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। तो जनार्दन क्या है? एक कॉल सेंटर में काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हज़ारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। अपने घर में वह न तो भाषा और न ही इस लहजे में बोलता है। वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान करता है जिससे बहुत संभव है वह कभी कभी आमने सामने की मुलाकात न कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती है, जहां उसके ग्राहक रहते हैं दोस्तों। तो क्या देखा है दोस्तों? ये वैश्वीकरण की अवधारणा हम क्या देखा है कि जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है और वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है और दफ्तर में घुसने के साथ वह जॉन बन जाता है ना, और अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिसे बहुत संभव है कि वह कभी कभी आमने सामने की मुलाकात भी नहीं कर रखा है ना, जानता भी नहीं कि कौन सा मेरा कस्टमर है, कौन सा ग्राहक है। तो ये आपका ये कॉल सेंटर के बारे में पहला जो जनार्दन का एक काम बता रखा है। दूसरा क्या देखा है दोस्तों? अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है और उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया है ना। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया है जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए, माने कम कीमत का हो और अच्छी क्वालिटी हो, है ना, कुछ उम्दा क्वालिटी का हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही थी। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब में को माफ़ी, है ना, क्या तरीका दोस्तों, माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बॉर्बी डॉल खरीद कर दिया था। क्या दिया था दोस्तों? कि बॉर्बी डॉल खरीद करके दिया था जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और कहाँ कर बिक रही थी दोस्तों? भारत में बिक रही थी। तो ये सारे एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों वैश्वीकरण की, है ना, वैश्वीकरण के बारे में बता रखे हैं सारे। ये सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है ना। जो सारिका है वो अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है और कठिन मेहनत के बुद्ध है ना। स्कूल, है ना, स्कूल में और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई है। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर साथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिला सोच भी नहीं सकती है और सारिका के रिश्तेदार में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ा, है ना, 3 उदाहरण है वैश्वीकरण का। एक तो जनार्दन जो कॉल सेंटर में काम करता है, दूसरा जो 9 वर्षीय जो
बेटी का जो रामधारी की जो बेटी है उसका जन्म है, तो 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन पर उपहार देने के लिए रामधारी बाजार भी आते हैं। और तीसरा क्या देखा है, जो महिला है सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित व्यक्ति है। तो ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न तो एक पहलू को दिखाते हैं। जनार्दन की सेवाओं को वैश्वीकरण में क्या है, एक हिस्सेदारी है, और रामधारी के लिए जो उपहार खरीद रहा है। और तीसरा क्या देखा है कि सारिका के सामने जीवन मूल्य के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उनके अवसरों के कारण पैदा हुई है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, ये वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण के किसी न किसी कारण वो प्रभावित हो रहा है। एक व्यक्ति जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है ना, अमेरिकी कॉल सेंटर में, उसका जो तारीख है उन्हीं के हिसाब से डिसाइड होता है। तीसरा है जो रामधारी जो बाजार जाता है अपनी बेटी के लिए जन्मदिन पर साइकिल लेने के लिए, तो कौन सी साइकिल बिकता है, चीन की साइकिल बिक रहा है यहाँ पे। और तीसरी क्या है, जो सारिका है वो पहली पीढ़ी की शिक्षित व्यक्ति है ना, तो कॉलेज में अव्वल साबित हुई है ना, नौकरी करने जा रही है तो उसके रिश्तेदारों विरोध कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपका वैश्वीकरण को क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी न किसी कारण प्रभावित कर रहा है दोस्तों। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांश सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, तो विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर पहुंचना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में। तो क्या देखा दोस्तों कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान है ना, विचारों का आदान प्रदान करना, पूंजी का प्रवाह होता है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह, वस्तुओं का प्रवाह होता है ना, उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आजीविका के लिए लोगों को जाना पड़ता है दोस्तों। तो आजीविका का मतलब क्या होता है, जो काम के लिए दूसरे देशों में काम के तलाश में दूसरे देशों में जाना पड़ता है दोस्तों। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है और इनके बीच ठीक भेद किया जाना चाहिए। तो क्या तरीका दोस्तों, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है और इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है ना अवतार है और इसके बीच ठीक भेद किया जाना चाहिए दोस्तों। आगे पॉइंट क्या तरीका दोस्तों हम बात करते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या है। वैश्वीकरण की वजह से, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है। तो क्या देखा है दोस्तों कि वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है। तो ये दोस्तों वैश्वीकरण के कारण हम बात करते हैं, इसमें क्या देखा आपका, हाँ, वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक का मतलब होता है दोस्तों कारण। तो पेपर में दोस्तों वैश्वीकरण के कारक या कारण, तो आंसर आपको यही देना है। तो वैश्वीकरण के लिए एक कारक जिम्मेवार नहीं है, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण है। तो पहला कारण क्या देखें, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुआ है। इनमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक, देखो छपाई के कारण क्या हुआ दोस्तों, लोगों को पढ़ना आसान हो गया। तो छपाई का मतलब होता है कि जैसे बुकें छपने लगे है ना, तो इससे क्या होगा, लोगों को पढ़ने में है ना आसान हो गया क्योंकि तकनीक आ गया। तो क्या देखा दोस्तों वैश्वीकरण के कारण क्या है, पहला पॉइंट क्या देखा है कि प्रौद्योगिकी अपने आप में क्या है, एक अपरिहार्य कारण साबित हुआ। दूसरा क्या देखा है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। और शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई थी तो दोस्तों यही इसका आपका वैश्वीकरण के कारण दे रखा है दोस्तों। तो आप बता दोगे दोस्तों कि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुआ है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है, शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई थी। राजनीतिक प्रभाव दोस्तों, तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है दोस्तों, राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आई है। तो पहला पॉइंट क्या देखा है कि राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में क्या है दोस्तों, कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब पुरानी पड़ गई है। तो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की
धारणा अब पुरानी पड़ गई है। दूसरा पॉइंट दे रखा है दोस्तों। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है ना। तीसरी क्या दे रखा है दोस्तों कि इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। चौथा दे रखा है कि राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखा है ना। क्या दे रखा है दोस्तों कि तीसरा तो दे रखा है कि इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। चौथा दे रखा है कि राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखा है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले से कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों में खींच लिया है और जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था, है ना। तो क्या देखा दोस्तों कि राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों को सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य है कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। दोस्तों, राज्य के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं और उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। तो राज्य के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, नई टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकता है, उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा क्या हुआ दोस्तों, ताकतवर हुआ है। दोस्तों एक कार्टून दिखा रहेगा इसमें, कल अपना खाना जल्दी ख़त्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। आज अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो दोस्तों वैश्वीकरण के कारण दोस्तों क्या क्या प्रभाव हो सकता है, आगे दे रखा है दोस्तों। हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव, है ना। आर्थिक प्रभाव बात करेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। दोस्तों आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। तो क्या देखा दोस्तों कि उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से माने खुद से, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। दोस्तों जैसे देखा आपका ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह, है ना। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में, है ना, वैश्वीकरण के चलते क्या देखा है कि पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में क्या हुआ दोस्तों, इजाफा हुआ है। तो क्या देखा है कि उसमें दुनिया के विभिन्न जो देश होते हैं आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। तो वस्तु, पूंजी, जनता तथा विचारों का वस्तुओं के व्यापार में क्या हुआ दोस्तों, इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो आर्थिक प्रभाव में देखा है दोस्तों कि अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। तो अलग अलग देश अपनी यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। दोस्तों उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देशों की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है, जो अमीर जो निवेश करता है, अमीर जो देश है निवेश करता है, अपना धन
अपने देश की जगह कहीं और भी क्या करता है, निवेश कर सकता है। देखो निवेश का मतलब होता है जैसे कि अपने पैसे किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर लेना, खास करके विकासशील देशों में जहाँ उसे ज़्यादा मुनाफा हो। तो जो अमीर देश होते हैं तो विकसित देशों में, विकासशील देशों में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वहाँ पे मैन पावर, उन्हें श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा होता है ना। और निवेश करने से क्या होता है कि विकसित वाले जो देश जैसे अमेरिका को ज़्यादा फायदा होता है। कुछ क्या देखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपने राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर के कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तु और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। और विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपने राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं। दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर के कहीं उसके नागरिक को जो नौकरी धंधे वो न हथिया लें, है ना दोस्तों। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई में बंट गया है। और आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है। तो सरकारें क्या रखे दोस्तों, जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है ना। और कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, फिर से एक देश दूसरे देशों को क्या कर रहा है, गुलाम बनाता जा रहा है। तो कुछ अर्थशास्त्री ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कर रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या रखा है दोस्तों, इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। तो इससे समृद्धि बढ़ती है दोस्तों, और खुलेपन के कारण क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की क्या होता है, खुशहाली बढ़ती है। आगे क्या तरीका है दोस्तों, आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरोध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, एक अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरोध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौती पेश की है। क्या कर रहा है दोस्तों, कि वैश्वीकरण ने क्या किया है, कि चुनौती पेश की है। आगे देखा है दोस्तों, और सजग सचेत होकर के पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए, है ना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, अभी हमने बात कर लिया कि वैश्वीकरण के प्रभाव में राजनीतिक, आर्थिक और अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। क्या दे रखा है दोस्तों, सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव में क्या दे रखा है दोस्तों, कि संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। तो संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगा। संस्कृतियों को खतरा कैसे पहुंचाएगा दोस्तों, कि वैश्वीकरण से क्या होता है, क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है दोस्तों, है ना। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। तो सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। क्या दोस्तों, कि पश्चिमी संस्कृति को क्या कर रहा है दोस्तों, लादी जा रही है। कुछ लोग का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। तो कुछ लोगों का तर्क है कि जो बर्गर है, जो नीली जीन्स की लोकप्रियता है, कहाँ से है, वो अमेरिका से आया है। अमेरिकी जीवन शैली को अपना रहे लोग, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या रखा है दोस्तों, वो हम बात करते हैं, है ना। जो यह तर्क देते हैं कि वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण, है ना, मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते, उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृति अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी है। तो बहुत सारे जो संस्कृति है वो अमेरिका का फॉलो करने लगा है,
और अमेरिकी धर्रे पर चलने लगा है। आगे क्या देखा दोस्तों, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है ना। क्या देखा दोस्तों, कभी कभी बाहरी प्रभावों से भी हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। तो कभी कभी क्या देखा दोस्तों कि बाहरी प्रभावों से हमारी नापसंद और पसंद या नापसंद का दायरा बढ़ता है। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभाव को स्वीकार करते रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंद की कमी आती है, तो कुछ सकारात्मक भी होते हैं और कुछ नकारात्मक भी होते हैं दोस्तों। संस्कृति का परिष्कार होता है, जैसे बर्गर, मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ है मात्र इतना कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हुआ है। तो बर्गर से हमारा कोई खतरा नहीं है, खाने पीने की वस्तु में एक चीज़ और बढ़ गया है। तो बर्गर है ना, बर्गर क्या देखा है, इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हो गई है। दूसरी तरफ क्या है, नीली जीन्स। नीली जीन्स हथकरघा पर बने है ना बुने खादी के कुर्ते के साथ साथ खूब चलती है। तो दूसरी क्या देखा है, नीली जीन्स भी हथकरघा पर बने बुने खादी कुर्तों के साथ भी खूब चलती है दोस्तों। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है ना। सांस्कृतिक जो समरूपता है वैश्वीकरण का एक पहलू है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग है और विशिष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैश्वीकरण है ना कहते हैं, है ना। क्या देखा दोस्तों, इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं, है ना। भारत और वैश्वीकरण, तो भारत और वैश्वीकरण क्या है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणामस्वरूप भारत वस्तु और कच्चे माल का क्या था दोस्तों, निर्यातक थे। जब देश हमारे गुलाम थे, है ना, ब्रिटेन के जब गुलाम थे, तो भारत क्या करता है, कच्चे माल का क्या था, निर्यातक। यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन ले जा रहे थे। बने बनाए सामान का आयातक देश, तो निर्माण करके भारत में ही बेच रहे थे। तो कच्चे माल का निर्यातक और बने बने सामानों का आयातक देश। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाएं। जब हमारा देश ब्रिटेन के गुलाम थे, तो भारत से ब्रिटेन कच्चे माल ले आते थे और अपने देशों में बना करके भारत में ही आयात करते थे। तो भारत ने क्या किया, उससे सबक ले लिया और उस वस्तु का निर्माण खुद ही अपने देशों में करेंगे। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाएं। दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पाद चीज़ों को बनाना सीख सकेंगे। इसे क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जितने वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। तो शुरुआत में दिक्कत तो हुआ दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई और कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य और आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर क्या रह गई दोस्तों, धीमी रह गई। और 1991 में वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने, है ना, तो 1991 में वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधार की योजना शुरू हुई है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आयत बढ़ाए हटाई गई है। तो भारत में आर्थिक सुधार की योजना शुरू हुई, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आयत बढ़ाए हटाई गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम वैश्वीकरण का प्रतिरोध। क्या याद रखा है दोस्तों, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं कि वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवादी का एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी, जो अमीर को और ज़्यादा अमीर तथा इसकी जनसंख्या में कमी है ना, और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है ना, गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है दोस्तों। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के
सरकार के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आई है। तो राज्य के कमज़ोर होने से गरीब के हितों की रक्षा करने की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर क्या है दोस्तों, चिंतित है ना, चिंतित है। उसके बाद क्या देखा है कि राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो। तो क्या देखा दोस्तों कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की क्षमता में कमी आई है। दक्षिणपंथी आलोचक दे रखा है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित है। और राजनीतिक अर्थ में राज्य के कमज़ोर होने की चिंता सता रही है ना। कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर कायम हो सके। मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है। तो अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोग से गठजोड़ करते हैं, है ना। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि खास कार्यक्रम के है दोस्तों विरोधी है। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। तो 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। आगे देखा दोस्तों, 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में, है ना, 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम, W का मतलब था वर्ल्ड, S का मतलब था सोशल और F का मतलब था दोस्तों फोरम। तो एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम, इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, है ना, क्या देखा है दोस्तों कि वर्ल्ड सोशल फोरम में क्या देखा है कि कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर के 9 उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर के, है ना, 9 उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। आगे क्या देखा है दोस्तों, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक हुई और इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई दोस्तों। आगे क्या देखा दोस्तों, हम बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का विरोध कई इलाकों से हो रहा है ना। तो वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है और आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठ रही है। तो इंडियन सोशल फोरम जैसे, है ना, इंडियन सोशल माने वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे मंचों से भी औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के परिवेश का विरोध किया है। बहुराष्ट्रीय निगमों के परिवेश का माने मल्टीनेशनल जो कंपनी का भी क्या है दोस्तों विरोध किया है। कुछ वनस्पति मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया है, इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। तो कुछ वनस्पति जो मसलन जो नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। तो वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है ना दोस्तों। विदेशी टीवी चैनलों से लेकर के वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का भी विरोध शामिल है। तो विदेशी टीवी चैनलों को से लेकर के वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।